अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू डूइंग वेल। आज हम आगाज करेंगे सेकेंड लेक्चर ऑफ डायनामिक्स का। और आज के लेक्चर में विल बी वर्किंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर, मोमेंटम इज बेसिकली इन वेरी इजी वर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो भी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। बेसिकली मोमेंटम ये बताता है कि एक बॉडी में मोशन कितना है, द अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इन टू SI यूनिट्स, kg meters per second and Newton seconds। kg ms-1 और न्यूटन सेकेंड्स, इन दोनों SI यूनिट्स में हम मोमेंटम को मेजर कर रहे होते थे। बोथ इक्वल, अगर आप बेस निकालेंगे सेम आएगी। आपने इस बात को याद रखना है दैट मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो, वेलोसिटी कम हो, इट कैन हैव द सेम ऑब्जेक्ट, इट कैन हैव द सेम मोमेंटम एज द अदर ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी ज्यादा हो और मास कम। तो दो चीजों पे डिपेंड करता था, पहला है मास, दूसरा है वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा है। अगर सर मेरे सामने एक एलिफेंट आ जाता है, ये एलिफेंट है, ठीक है, कमिंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। सर लेट्स से एलिफेंट का मास जो है 1000 किलोग्राम्स। सर जो इसका मोमेंटम होगा दैट इज गोना बी 2000 kg meters per second। थोड़ा मोशन लेके घूम रहा है, बट अगर यहीं पे कोई एक चींटी आ जाती है या कोई मच्छर आ जाता है मूविंग एट 2 meters per second, तो उसका मास अगर 10 ग्राम भी है तो 0.001 टाइम्स 2 उसका मोमेंटम ना होने के बराबर होगा। तो मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, वन इज द मास, द अदर वन इज द वेलोसिटी। फॉर अ केस ऑफ बुलेट क्योंकि इतनी तेज मूव करती है तो इवन फॉर अ लेसर मास वो बहुत ज्यादा मोमेंटम कैरी कर रही होती है। तो दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, IGCSE से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा मुझे बात करने की रिक्वायरमेंट है। खैर, मूविंग ऑन। सर अब बात आती है कि सर that we discussed a formula in the last lecture, that is F equals ma, that force equals mass times acceleration। और ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। एंड वी सेड कि सर फोर्स हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है, तो व्हाई नॉट सर मास और एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला प्लग इन किया जाए। एंड लेट्स अगेन वन मोर टाइम गेट टू दिस कि सर फोर्स हमारे पास is equals to mv minus mu over time, and then force is equal to rate of change of momentum, that is Newton's law, second law। अच्छा, ये तो हो गया। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है भाई? चेंज इन मोमेंटम इज जस्ट द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज द चेंज ऑफ मोमेंटम mv माइनस mu। ये आता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, अगर एक ऑब्जेक्ट की एक सर्टेन स्पीड है एंड इट स्पीड्स अप तो उसका चेंज इन मोमेंटम, अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल 1 में निकालना चाहूं, आई वुड से सर mv minus mu, mass is 7, velocity is 10, minus mass is again 7 and the velocity is 2। that is going to be 70 minus 14, आपकी वैल्यू आ जाएगी 56 kg meters per second। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट 20 से 0 पे आ गया, इसकी वेलोसिटी अगर मैं कहता हूं mv माइनस mu, सर चेंज इन मोमेंटम, मास हमारे पास है 20 और फाइनल वेलोसिटी है 0, माइनस मास है 20, इनिशियल है 20। आपने कहा सर नेगेटिव 400 kg meters per second। इसका मतलब सर इतना मोमेंटम इसने लूज कर दिया, इट वॉज स्लोइंग डाउन, इट लॉस्ट मोशन। तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल बेसिक सी चेंज इन मोमेंटम की वर्किंग थी, बट इट डज नॉट ऑलवेज बी दिस दैट सिंपल, ठीक है।
For example, if the ball is traveling at a speed of 20 meters per second and then it's rebounded, rebound bounce back कर दिया with a speed of 10 meters per second, calculate the change in momentum. तो आप बोलेंगे सर दोबारा से, सर एम वी माइनस एम यू. आप बोलेंगे सर मास इज 30, वेलोसिटी इज 10 माइनस 30 इंटू 20, और ये गलत हो जाएगा. बेटा, when it comes to momentum, it is a vector quantity, and this is the mistake made by all these students. You have to realize that when it comes to velocity, जो last object है, you have to take this direction as negative. तो ये mv माइनस mu तो है, बट आपको फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे, एक वेलोसिटी किसी को पॉजिटिव दूसरी को नेगेटिव लेना पड़ेगा ना. आई एम टेकिंग द फाइनल वन एज नेगेटिव, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव 300, नेगेटिव 600, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव 900 kg meters per second. This is the actual change in momentum for the case of rebound. अच्छा, इसके क्वेश्चंस भी दे वेरी वेरी गुड. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बट दे वेरी गुड. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दैट इन अ बिट. फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है, वी ऑलरेडी गॉट दिस फॉर्मूला. आप इस फॉर्मूले से वापसी एफ इक्वल्स एम ए में भी जा सकते हैं. एम वी माइनस एम यू ओवर टाइम, टेक मास कॉमन, आपके पास v माइनस यू ओवर टी आ जाएगा. f equals m and then v minus u over t is a. You got the formula as well. ठीक है. The next statement comes like this कि सर the product, अब देखिए सर, अगर मैं इस फॉर्मूले में टाइम को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमें क्या पता चलता है that the product of force and time is equivalent to the change in momentum. तो ये जो product of force and time है ना, of the application of the force, this is actually known as impulse. तो impulse in very easy words change in momentum को बोलते हैं. That can also be calculated by the product of force and time. इस फॉर्मूले से पता ये चलता है कि सर अगर एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लग रही है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें इतना बड़ा चेंज इन मोमेंटम नहीं आएगा. ये चेंज इन मोमेंटम फोर्स और टाइम दोनों के प्रोडक्ट से मिलता है. तो वी गेट अ कॉन्सेप्ट दैट इफ अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, इट कैन ब्रिंग अ वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम एज द फोर्स वुड इफ इज अप्लाइड फॉर अ लार्जर ड्यूरेशन. अगर एक लार्जर ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगाई जाए तो ज्यादा चेंज इन मोमेंटम आएगा कंपेयर टू अगर फोर्स एक शॉर्टर टाइम के लिए लगाई जाएगी. बात अभी भी खत्म नहीं होती, बात अभी डिस्कशन में शुरू की है. लेट्स लुक एट अ फ्यू क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू दीज कॉन्सेप्ट्स. सर सबसे पहला जो प्यारा सा क्वेश्चन है दैट इज, सर अ बॉल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड देन रीबाउंड्स along its original path. Determine the magnitude of the change in momentum. आपने कहा सर change in momentum is mv minus mu. Mass of the ball, let's say, is given as 2 kilograms. आपने कहा सर 2 kilograms और final velocity was negative 1.7. और you can take it as positive as well. आपने कहा let's suppose सर इस केस में मैं upward को positive लेता हूँ, I'll take the downward as negative, doesn't really matter. मैग्नीट्यूड ऑफ आंसर सेम आना चाहिए, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना लाजमी है. मास इनटू वेलोसिटी माइनस 2 टाइम्स मास इनटू वेलोसिटी, आपके पास चेंज इन मोमेंटम विल बी 11 न्यूटन सेकेंड्स. दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. ठीक है जी. अच्छा, क्या बोलता है, अ गैस मॉलिक्यूल हैज अ मास ऑफ 6.64 एक्सपोनेंट नेगेटिव 27 and a speed of 1250 meters per second. The molecules collide normally with the surface and rebounds, ठीक है, as shown in figure 4.1. Calculate the change in momentum. आपने कहा सर change in momentum होता है mv minus mu. आपने कहा सर मास है 6.64 एक्सपोनेंट नेगेटिव 27. फिर
वेलोसिटी ऑफ द बॉल इनिशियली अगर मैं 1250 ले रहा हूं, कीपिंग के सर उसके सवाल में स्पीड बताइए आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव लेनी पड़ेगी। माइनस मास इज 6.64 एक्सपोनेंट नेगेटिव 27 एंड द वेलोसिटी इज गोना बी नेगेटिव 1250। आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे 6.64 एक्सपोनेंट नेगेटिव 27 into 1250 minus 6.64 exponent negative 27 into negative 1250, and the value that you'll be getting is 1.7 exponent negative 23, 1.66 है, but why not? तो ये आपके पास जो है सर चेंजर मोमेंटम आ जाएगा। आगे सर इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और देख लेते हैं। बोलता है सर अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इज एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। सर ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कभी कभी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में दे देता है और बोलता है कि आपको रिएक्शन निकालनी है, तो आप बोलोगे क्योंकि इस केस में वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है, तो मैं नॉर्मल रिएक्शन को डायरेक्टली mg से निकाल सकता हूं। द मास इज 150 ओवर 1000 ग्राम्स को किलोग्राम्स में किया है, एंड देन आई वुड मल्टीप्लाई इट बाय द ग्रेविटी दैट इज 9.81। तो ये सर याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्मूले ढूंढने मत बैठ जाइएगा, मिलेंगे नहीं सर, सिलेबस में ही नहीं है। 1.5 न्यूटन, ठीक है सर। एक्सप्लेन योर वर्किंग। आप बोलेंगे सर एट रेस्ट वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, यही कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एट रेस्ट वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, there is no reaction force, there is no resultant force। कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है सर, वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है सर जी। आगे बढ़ते, द बॉल इज नाउ लिफ्टेड अबव द ग्राउंड एंड ड्रॉप। सर बॉल को ड्रॉप किया गया, बॉल रिबाउंड हो गई, सम कॉन्टैक्ट आफ्टर लूजिंग कॉन्टैक्ट। इसकी स्पीड बताई हुई है दैट इनिशियली इट वाज बिफोर हिटिंग इट वाज 6.2, आफ्टर हिटिंग इट वाज 2.5। द मास ऑफ द बॉल वाज 150 ग्राम्स। State Newton's second law of motion, force is equal to rate of change of momentum. Force is equal to rate of change of momentum. Calculate the average force, and force is equals to rate of change of momentum है सर। आपने कहा कि हमारे पास बॉल की फाइनल मोमेंटम वुड बी, जब मैं याद रखिएगा फाइनल मोमेंटम के लिए अगर एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव लेनी है, तो मैं अपवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूं, तो इट वुड बी 0.15, that is mass of the ball, it's in grams. Final velocity is 2.5 minus 0.15. Initial velocity is 6.2. mv minus mu क्या है मेरे बच्चों, और मैंने इनिशियल वेलोसिटी को नेगेटिव नहीं लिया, ये गलती कर दिया, नेगेटिव लेंगे क्योंकि मैंने फाइनल को पॉजिटिव लिया। एंड द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट वाज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 0.12 सेकेंड्स। आपने 0.12 किया, कैलकुलेटर में डाला 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 माइनस 0.15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6.2, आपकी वैल्यू आ जाएगी, एंड देन डिवाइड द वैल्यू बाय 0.12 दैट इज द टाइम। आपके पास फोर्स आ जाएगी 10.911 न्यूटन्स की। सर आगे बढ़ते हैं, वही वाली बात आ गई। लेट्स डू वन क्वेश्चन एंड देन वी कैन मूव ऑन द लेक्चर। अ ब्लॉक इज पुल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय द फोर्स P as shown in figure 4.1. The weight of the block is 180 newtons. The force P is 35 newtons at 60-degree angle to the vertical. The block moves a distance of 20 meters at constant velocity. Calculate the vertical force that the surface applies to the block. चलें जी, क्या सवाल है? इसको मैंने इसलिए डाला था, ये सवाल अच्छा है। सर एक ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी पे है और
इस मोशन में मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब इसकी डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर होंगी अपवर्ड फोर्सेस के। बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। अगर इस कैलकुलेटर को मैं यूं रख दूं तो इसका वेट और रिएक्शन बराबर हो जाएगी, बट अगर इस कैलकुलेटर में मैं हल्की सी अपवर्ड फोर्स लगाऊं, हल्की सी इसको पुल कर रहा हूं, उठा नहीं रहा, पुल कर रहा हूं, हल्का सा पुल कर रहा हूं, तो ऐसी सिचुएशन में वेट बराबर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन प्लस माय फोर्स। अच्छा, रिएक्शन जमीन उतना ही देगी जितनी जरूरत है। मतलब अगर मैं, अच्छा इसको अगर मैं पूरी फोर्स ऐसे यूं करके पूरा उठा के बस टच कर दिया तो अब कोई रिएक्शन नहीं देगी जमीन, क्योंकि जमीन को कोई फोर्स देने की जरूरत ही नहीं है, वेट को मेरे हाथ में पूरा बैलेंस किया हुआ। समझिएगा, अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट 180 न्यूटन z डाउनवर्ड, इसके ऊपर जमीन एक रिएक्शन फोर्स लगाती है जो मुझे नहीं पता, और ये एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी इस पे लग रही है, दैट इज 35 cos 60। ये 35 cos 60 प्लस रिएक्शन विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की सारी फोर्सेस बैलेंस हैं, इट्स इन इक्विलिब्रियम, इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ना ही उसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्रिक्शन भी बराबर है इसके, बट आई नीड द वर्टिकल फोर्स। तो सर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंटली मैं आपको समझाना चाहता हूं दैट हमेशा जरूरी नहीं है कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर हो। वेट और नॉर्मल रिएक्शन उस सूरत हाल में बराबर होती हैं व्हेन वी हैव गॉट नो एक्स्ट्रा फोर्स, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, उसमें वेट और रिएक्शन बराबर। अगर रेस्ट के ऊपर यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं तो वेट अगर 180 न्यूटन का है तो 10 न्यूटन पहले नॉर्मल रिएक्शन के साथ ये 10 न्यूटन मिला के इसको बैलेंस कर रही हूं। तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो फोर्स मैं लगा रहा हूं दैट इज 35 cos 60, दोनों मिला के इसको बैलेंस कर रही हैं, अकेले नॉर्मल रिएक्शन का काम नहीं है। तभी बेटा ये इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये हमारे पास बेसिक फिनोमेना हो गया व्हेन इट कम्स टू मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम। आज के लेक्चर की वर्किंग मैं यहीं तक रखूंगा, and inshallah in the next lecture we'll be discussing the Newton's law of conservation of momentum in the front dimension, and then we'll be discussing the law of conservation of momentum in 2 dimensions in the next lecture, और उसके बाद फिर हम उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।